हेलो दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा परामर्श के कुछ सिद्धांत, जिन्हें अंग्रेजी में हम द प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से मैं आपके साथ 5 सिद्धांत डिस्कस करूंगा। उस कड़ी में जो सबसे पहला है स्वीकृति यानी कि एक्सेप्टेंस। कार्ल रोजर्स वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी प्रपोज की थी, जो कि परामर्श के क्षेत्र में बहुत अत्यधिक आजकल उपयोग होती है। तो उन्होंने बताया कि स्वीकृति से मेरा मतलब है कि व्यक्ति के रूप में क्लाइंट का गर्मजोशी से परिपूर्ण सम्मान, पूरा वार्म से उसका रिस्पेक्ट करना, चाहे उसकी स्थिति, उसका व्यवहार, उसके संवेग, उसकी भावनाएं, उसकी फीलिंग्स, उसके कपड़े कैसे भी हो, किसी भी क्लास से वो आता हो, किसी भी जेंडर का चाहे वो हो, उसका एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में सम्मान, इसी को कार्ल रोजर्स एक्सेप्टेंस कहते हैं, स्वीकृति कहते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को पूर्णता में स्वीकार करते हैं तो परामर्श की भाषा में इसे एक्सेप्टेंस का। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात कि वो व्यक्ति एक सेपरेट व्यक्तित्व है, एक संपूर्ण व्यक्तित्व है, और जो संवेग और भावनाएं और जो विचार वो प्रकट कर रहा है उसके वे अपने हैं और उनका उन्हीं रूप में सम्मान किया जाना चाहिए। वैसे ही उनको स्वीकार कर लेना चाहिए जैसा व्यक्ति बता रहा है, बोल रहा है या एक्सप्रेस कर रहा है। तभी हम कह पाएंगे कि वो स्वीकृति है या एक्सेप्टेंस है। जब हम काउंसलिंग या परामर्श की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले एक बहुत ही आवश्यक तत्व है जिसको हम रैपर्ट बोलते हैं, सौहार्दपूर्ण संबंध हम बोलते हैं। वो सौहार्दपूर्ण संबंध तभी विकसित होते हैं जब स्वीकृति का मसाला उसमें डला हुआ हो, अर्थात काउंसलर ने काउंसली को जैसा है वैसा ही संपूर्णता में उसको स्वीकार कर लिया है। और अगर किसी काउंसलिंग टेक्निक को प्रभावशाली बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, तो स्वीकृति पहला कदम होता है। दूसरा सिद्धांत है व्यक्ति के लिए सम्मान, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड या असर्त सकारात्मक सम्मान। प्रत्येक व्यक्ति स्वभाव और उद्दीपक के प्रति की गई प्रतिक्रियाओं में अद्वितीय होता है। हर व्यक्ति अपने टेम्परामेंट के अनुसार और किसी भी स्टिमुलस के प्रति वो व्यक्ति कैसी प्रतिक्रिया करेगा उसमें वो यूनिक होता है। आप इसको दूसरी तरह समझ सकते हैं, कोई भी 2 व्यक्ति किसी भी उद्दीपक के प्रति एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते और ना ही वो करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व, हर व्यक्ति का स्वभाव बिल्कुल यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। ये बात काउंसलर को हर समय अपने जहन में रखनी चाहिए। यह सिद्धांत यानी व्यक्ति के लिए सम्मान का सिद्धांत बताता है प्रत्येक व्यक्ति वांछित सम्मान और श्रेय का अधिकारी होता है। हर व्यक्ति चाहे वो कैसा भी हो, उसको कुछ ना कुछ दूसरे व्यक्ति से अपने प्रति एक सम्मान की प्रत्याशा होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है, उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। काउंसलर को उस वैल्यू, उस प्रतिष्ठा या उस सम्मान को समझना चाहिए और जो काउंसली है उसके प्रति एक जेन्युइन सम्मान दर्शाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में कैसी भी संवेगात्मक प्रतिक्रिया करे या उसका व्यक्तित्व कैसा भी हो, उसे किसी भी प्रकार के मूल्यांकन के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। असर्त की मैंने बात की थी, किसी प्रकार के बिना मॉडिफिकेशन के, विदाउट एनी काइंड ऑफ पासिंग जजमेंट, कोई इवैल्यूएशन, कोई एनालिसिस नहीं हो।
अगर कोई व्यक्ति आकर अपने विचार आपके सामने प्रकट करता है, अगर वो काउंसली है और आप काउंसलर हैं, तो हमें उसको और उसके विचारों को वैसे का वैसा ही स्वीकार करना होगा। इससे क्या होता है, उस व्यक्ति के अंदर आपके प्रति एक ट्रस्ट विकसित होता है कि आपने उस व्यक्ति का जो ड्यू था, सम्मान, रिस्पेक्ट, वो आपने दिया। और जब आप किसी व्यक्ति का सम्मान करते हैं, चाहे वो काउंसलिंग क्षेत्र से बाहर क्यों ना हो, तो सामने वाला भी रेसिप्रोकेट करता है आपके प्रति। उसके मनोभाव में श्रद्धा उमड़ पड़ती है। भारतीय पारंपरिक साहित्य में दूसरों व्यक्तियों के लिए सम्मान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यहां तक कि हम अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं, वो सम्मान को दर्शाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। यहां पर मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि जब भी काउंसलिंग आए तो काउंसलर उसके चरण छुए, ये मेरा कहने का मतलब नहीं है, ऐसा ना समझे आप। इसका मतलब यहां पर यह है कि जो उस व्यक्ति का आत्मसम्मान है, जो वैल्यू उसकी वो अपने आप समझता है, काउंसलर को उसको उसी के अनुरूप सम्मान दिया जाना चाहिए। और जब काउंसलर काउंसली को सम्मान देता है, तो उस समय उस व्यक्ति की अपनी जो गरिमा है वो मेंटेन होती है और काउंसलर की अहमियत भी काउंसलिंग की नजरों में बढ़ जाती है। ये है व्यक्ति के लिए सम्मान। तीसरा सिद्धांत है आशावाद, अंग्रेजी में जिसे हम ऑप्टिमिज्म कहते हैं। आशावाद को एक सकारात्मक पूर्वानुमानित स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। आशावादी होने का मतलब यहां पर है कि जो भी स्थितियां कैसी भी हो, उन स्थितियों के संबंधित व्यक्ति ये प्रत्याशा लगाता है कि इन स्थितियों से जो परिणाम आएंगे वो सुखद होंगे। मोटे तौर पर इसे हम आशावाद। कार्यों और घटनाओं के प्रति सबसे अनुकूल रचना करने या सर्वोत्तम संभव परिणामों का अनुमान लगाने की तरफ झुकाव। कि जब हम किसी घटना के प्रति, किसी इवेंट के प्रति, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति आशावादी होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम उन सभी से कुछ पॉजिटिव आउटकम की एक्सपेक्टेशन करते हैं। इसी को अंग्रेजी में ऑप्टिमिज्म कहा गया है। और यह सिद्धांत काउंसलिंग की एक महत्वपूर्ण नींव है। यहां पर आशावादी होना दोनों के लिए जरूरी है, काउंसलर को भी और काउंसली को भी। क्योंकि जब तक आप काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रति आशावादी नहीं होंगे, तो हम संपूर्णता में अपना योगदान नहीं दे पाते। ना तो काउंसली अपना योगदान दे पाएगा, ना काउंसलर दे पाएगा। और ये कोई फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया नहीं है, ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। और जब व्यक्ति आशावादी होता है, तो वो अपने कार्यों में, अपने कर्म में अपने एफर्ट्स लगाता है। यूं कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आशावादी है, तो वो निष्काम कर्म करने की दिशा में एक कदम है। वो लक्ष्य से निर्देशित व्यवहार करता है, वो अपने संपूर्ण एफर्ट उसमें लगाता है। ये बात तब है जब व्यक्ति स्वभाव से ही आशावादी हो। जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, उस समय काउंसली से आशावाद की इच्छा नहीं की जा सकती, लेकिन काउंसलर को अपने स्वभाव से ही आशावादी होना चाहिए। ये एक प्रकार की स्किल भी हो सकती है। काउंसलर को अभ्यास से काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रति आशावादी होना चाहिए। और जो काउंसली आया है, जो आपके पास अपनी समस्या लेकर आया है, उसके प्रति भी काउंसलर को आशावादी होना चाहिए। और जब व्यक्ति आशावादी होगा, तो ही वो अपने संपूर्ण संज्ञानात्मक रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज को समस्या समाधान में झोंक पाएगा। यह सिद्धांत बताता है कि काउंसलर और काउंसली दोनों को अपने दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव, उनके संबंध, जिस स्वार्थपूर्ण संबंध की बात करता मैं,
काउंसलिंग के परिणाम, रिजल्ट्स और पारस्परिक विश्वास में आशावादी होना चाहिए। ये 4-5 बातों में आशावादी नहीं, काउंसलिंग प्रक्रिया एज अ होल के प्रति दोनों को आशावादी होना चाहिए, जिसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। काउंसलिंग इंटरव्यू आता है, जानकारी ली जाती है, सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं, दोनों का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, दोनों के बीच में ड्यूअल रिलेशंस होता है, जिसको हम पर्सनल कम प्रोफेशनल रिलेशंस बोलते हैं। उनके प्रति आशावादी उनको होना है। काउंसलर को इस बात के लिए आशावादी होना है कि मैं जो प्रक्रिया अपना रहा हूं वो व्यक्ति को सक्षम बनाने में उचित है। और काउंसलिंग को आशावादी इसलिए होना है कि कुछ ही समय में जो समस्या से वो जूझ रहा है उससे वो पार पा जाएगा, निपट लेगा। उसको इस बात से भी आशावादी होना है कि जो सूचनाएं मैं काउंसलर के साथ शेयर कर रहा हूं उसको वो कभी नहीं बताएगा। जो परिणाम आएंगे, जो पारस्परिक रिलेशंस है, पारस्परिक संचार हो रहा है, इन सब के प्रति दोनों को संपूर्णता में आशावादी होना जरूरी है। आशावाद मानवीय व्यवहार का एक सकारात्मक पहलू होता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है ह्यूमन बिहेवियर का। 2 एस्पेक्ट हमारे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आशावाद पॉजिटिव एस्पेक्ट के पल्लू में आता है, उसके डोमेन में आता है। और जो व्यक्ति आशावादी हैं वे अधिक ऊर्जावान और मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ पाए जाते हैं। आशावादी होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है और उपचार की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। चौथा सिद्धांत है अधिगम, अंग्रेजी में जिसे लर्निंग के नाम से जाना जाता है। सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। जब व्यक्ति अपने व्यवहार में अनुभव के माध्यम से परिवर्तन कर ले और वो परिवर्तन स्थायी रूप से हो जाए कि आने वाले व्यवहार में भी वो परिवर्तन साफ साफ दिखाई दे, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को लर्निंग हुई है, वो सीख गया है। अगर हम इसको थोड़ा सा और वाइडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो यूं कह सकते हैं कि अधिगम यानी कि सीखना मानव व्यवहार का एक गहना होता है। यानी कि मानव व्यवहार की जो ब्यूटी है वो अधिगम से प्रदर्शित होती है, क्योंकि जब भी हम कुछ चीज सीखते हैं तो वो सीखी हुई चीज हमें नई नई राहें दिखाती है, हमारे अंदर जिज्ञासा को उत्पन्न करती है, रचनात्मकता अधिगम से और निखर कर आती है। अधिगम भी काउंसलिंग प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। चूंकि काउंसलिंग एक आमने सामने की प्रक्रिया होती है, फेस टू फेस इंटरफेस होता है उसमें, चाहे वो फिजिकल स्पेस में हो और चाहे वो वर्चुअल स्पेस में हो, होना फेस टू फेस है। जब फेस टू फेस इंटरफेस होता है तो व्यवहार में परिवर्तन आता है, किसके? दोनों के। काउंसलिंग के अकेले के नहीं आता है, काउंसलर के भी आता है, क्योंकि हर बार काउंसलर जब किसी काउंसली से इंटरेक्ट करता है तो हर बार नई चीजें सीखता है, क्योंकि हर काउंसली अपने आप में एक अद्वितीय व्यक्ति है। उसकी समस्याएं भी अद्वितीय हैं, उसके समाधान भी अद्वितीय होते हैं, उसके भाव, उसके विचार भी अद्वितीय होते हैं। तो हर बार काउंसलर भी सीखता है। काउंसली तो सीखता ही सीखता है, काउंसलर भी सीखता है। इस सीखने की नींव पर काउंसलिंग की सफलता टिकी होती है। अब जब दोनों सीखते हैं तो सिखाता कौन है? दोनों अपने अपने परिदृश्य से, दृष्टिकोण से सीखते हैं। यहां पर काउंसलर का जो उद्देश्य है और काउंसलिंग प्रक्रिया का उद्देश्य है, काउंसलिंग में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन, और वो भी स्थायी। काउंसलर कभी भी वो परिवर्तन नहीं करता है। काउंसलर काउंसली को इतना सक्षम बना देता है मानसिक रूप से कि काउंसली अपने आप अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है। यही काउंसलिंग है। इसी को हम ओरिजिनल काउंसलिंग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परिवर्तित नहीं किया, अर्जुन को परिवर्तित होने के लिए सक्षम बनाया, और जिस कारण से अर्जुन ने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया, वो एक्चुअल काउंसलिंग है। और वो ही
लॉन्ग टर्म, लाइफ लॉन्ग तक वो टिकी हुई रहती है। फोर्सफुल या काउंसलर की इच्छा अनुरूप काउंसलिंग में हुए हुए परिवर्तन लंबे समय तक अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। जो बार बार ये देखा गया है कि एक काउंसलिंग की कोई समस्या का समाधान होता है, वो चला जाता है, लेकिन वो प्रॉब्लम फिर उत्पन्न हो जाती है, रिकरेंस हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि काउंसलर ने एक रेडीमेड सॉल्यूशन उसको दे दिया होगा और उस काउंसलर ने उसको अप्लाई किया, उस समय प्रॉब्लम सोल्व हो गई, तो कुछ दिन बाद फिर रिकर हो गई। यहां पर यह जरूरी है कि काउंसलिंग को स्वयं सक्षम बनाया जाए कि वो अपनी समस्याओं से, अपनी चुनौतियों से स्वयं निपट सके। ये काउंसलिंग है और ये वही जान सकता है जो एक्सपर्ट है, जो स्किलफुल है, जो प्रोफेशनल है। समस्या की जो पुनरावृत्ति है उसको रोकने के लिए व्यवहार में स्थायी परिवर्तन स्थायी होना चाहिए और वो ताकि लंबे समय तक परिणाम दे। इसीलिए अधिगम को एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है काउंसलिंग का, क्योंकि जब तक काउंसलिंग में सकारात्मक अधिगम नहीं होता है, काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है। और यही वो सिद्धांत है जहां पर बहुत सारे काउंसलर और काउंसली गलती कर बैठते हैं। भागम भाग की इस दुनिया में किसी के पास समय नहीं है, लेकिन काउंसलिंग टेक्निक समय का इन्वेस्टमेंट मांगती है। विचारों को समझने के लिए, उन विचारों को इकट्ठा करके, उनका विश्लेषण करके परिणामों पर पहुंचने के लिए समय की आवश्यकता होती है। और ज्यादातर काउंसलिंग में मैंने जो अनुभव किया है, रिलैप्स बहुत ज्यादा है। reoccurrence of the problems is comparatively more because counselor has provided a ready-made solution। और काउंसलिंग ने मजा आया, एक पहली बार में उसको एक्सेप्ट कर लिया, व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ, अधिगम नहीं हुआ, फिर प्रॉब्लम आ गई और फिर कहा ये काउंसलिंग क्या टेक्निक है, तो कोई फायदा नहीं। So learning is a very very important principle of the counseling। और अंतिम सिद्धांत है क्लाइंट या परामर्शी कह सकते हैं, सेवार्थी हम कह सकते हैं, मुवक्किल हम कह सकते हैं कि विचारधारा के साथ सुव्यवस्थीकरण, रैशनलाइजेशन, हार्मोनाइजेशन ऑफ थॉट प्रोसेस ऑफ काउंसलर विद द थॉट प्रोसेस ऑफ द काउंसली। सुव्यवस्थीकरण का अर्थ होता है पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन। काउंसलर अपनी विचारधारा को रीऑर्गेनाइज करता है और काउंसलिंग की विचारधारा के साथ रैशनलाइज करता है। ये मुख्य बात है इस सिद्धांत। परामर्श के संदर्भ में परामर्शदाता को प्रभावी होने के लिए क्लाइंट के साथ विचार प्रक्रिया को युक्ति संगत बनाना होता है। यहां पर एक प्रश्न आ सकता है कि युक्ति संगत या रैशनलाइजेशन क्या चीज है? रैशनलाइजेशन या युक्ति संगत का मतलब यह है, यहां पर काउंसलर काउंसलिंग की जो विचार प्रक्रिया है, जो वो बातें करता है, उन बातों को बिना जजमेंटल हुए, वो तो मैंने बताया स्वीकार करना है, उसको सम्मान भी देना है, उन बातों के साथ अपनी विचार प्रक्रिया को रैशनलाइज करना कि जो ये बातें जो बता रहा है किस ओर इशारा करती है। ये कभी नहीं देखना है कि ये सोचना सही है कि गलत है, कि ये फेंक रहा है, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, ये सारी बेकार की बातें, ये नहीं सोचना। ये जानना कि जो ये विचार प्रकट कर रहा है, इन विचारों में, इन सूचनाओं में क्या दर्शाया जा रहा है और किस प्रकार से इन सूचनाओं से, इस इंफॉर्मेशन से इसकी समस्या को पिन पॉइंट किया जा सकता है। जब काउंसलर की विचारधारा काउंसलिंग की विचारधारा से रैशनलाइज हो जाती है, यह बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मुश्किल है कि जो सामने बैठा है, जो काउंसली है, वो तो कुछ भी बोल देगा क्योंकि वो तो समस्या लेकर आया है, लेकिन जो काउंसलर है अपने दृष्टिकोण को कुछ समय के लिए उसके दृष्टिकोण के साथ रैशनलाइज करना, एक
कदम से कदम मिलाकर चलना। परिवर्तन होना कितना मुश्किल है, लेकिन इफेक्टिव काउंसलर होने के लिए बहुत जरूरी है। रैशनलाइजेशन इसलिए जरूरी है कि जब हम उसकी विचारधारा के साथ अपनी विचारधारा को सुव्यवस्थीकरण कर लेते हैं, तब प्रमाणिक, शुद्ध यानी कि प्योर और ओरिजिनल इंफॉर्मेशन हम निकाल पाते हैं काउंसलिंग से। ये बोलना बहुत आसान है, इट टेक अ लॉन्गर टाइम, और काफी सारे मानसिक रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है उसके साथ तालमेल बैठाने में। क्लाइंट को काउंसलर के साथ मूल समस्या संबंधित व्यक्तिगत जानकारी साझा करने में सुरक्षित महसूस कराना, यह बात है। रैशनलाइजेशन ये मदद करता है कि काउंसलिंग ये महसूस करने लगता है कि जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है वो सबसे ज्यादा भरोसेमंद और विश्वास पात्र है, क्योंकि व्यक्ति बहुत सारी सूचनाएं शेयर कर सकते हैं, लेकिन जब बात व्यक्तिगत सूचनाओं की आती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन की आती है, तो उसमें उनको झिझक होने लगती है। झिझक का कारण होता है कि दूसरा व्यक्ति किस प्रकार से इस सूचना को जज करेगा। कॉन्सिक्वेंसेस जो होती हैं वो उस व्यक्ति को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने में रोकती है। लेकिन अगर रैशनलाइजेशन प्रक्रिया पूरी की गई है और सही में की गई है, तो व्यक्ति काउंसलर पर पूर्ण रूप से फेथ करने लगता है, भरोसा करने लगता है, और जो उसके अंदर भरा हुआ है व्यक्तिगत सूचनाओं के रूप में, वो सारा धीरे धीरे बाहर आने लगता है। और यही तो उद्देश्य है रैशनलाइजेशन का। और जब व्यक्ति खुलकर अपनी विचारधारा प्रकट करने लगता है, अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लगता है, तब ये समझ लेना चाहिए कि वाकई में रैशनलाइजेशन हुआ है। और जब ऐसा होने लगता है तो यूं मान लीजिए कि काउंसलिंग प्रक्रिया एक सही दिशा में जा रही है और समस्या का समाधान होना अवश्यंभावी है और आसान होता है, और काउंसलिंग सक्षम होने की तरफ कदम बढ़ाने लगता है। दोस्तों, ये थे 5 सिद्धांत परामर्श के। ये मेरे रेफरेंसेस हैं, इनको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और गहराई से इन सिद्धांतों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। और जो अगला डिस्कशन होगा वो होगा परामर्श के विशेष क्षेत्र। अगर वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छे लगते हैं, औरों को बताएं, और कुछ कमी लगती है तो मुझे बताएं। कैसे? मेरी कमेंट बॉक्स से कमेंट लिखकर, या मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है vermasujit@yahoo.com। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।